दोस्तों, आपने गांव देहात में अक्सर लोगों को, खासकर जो हिस्सेदार होते हैं ना संयुक्त भूमि पर, साझे हिस्सेदार, उनको कहते हुए सुना होगा कि भाई अगर तूने कंस्ट्रक्शन की ना इस जमीन पर, या हमारी जो है साझी जमीन है, हम भी आए इसके हिस्सेदार, तो मैं कोर्ट से स्टे लूंगा, तेरे काम को रोक दूंगा, फिर मत कहिए। ऐसी स्थिति कई बार आती है और आपने ये सुना भी होगा। और खुद वो जो कह रहा होता है वो उस जमीन के वैल्यूएबल पोर्शन को जो है कब्जे में कर बैठा होता है, या फिर अपने हिस्से से भी ज्यादा जमीन जो है कब्जा कर बैठा होता है और दूसरों को करने देता है। ऐसे चालाक लोग जो हैं डराते रहते हैं कि मैं स्टे ले लूंगा कोर्ट से और तुम्हारे काम को रुकवा दूंगा और नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या स्टे न्यायालय से मिलना इतना आसान होता है? क्या इतनी आसानी से मिल जाएगा न्यायालय से सभी को स्टे? आइए समझते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत इंजेक्शन के लिए यानी कि स्टे के लिए एप्लीकेशन न्यायालय में लगाता है, तो न्यायालय उस एप्लीकेशन को परखने के लिए क्या देखता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की एप्लीकेशन को परखने के लिए अपने आदेशों में 3 सिद्धांतों को सेट किया है। अब ये 3 सिद्धांत क्या है जिनके आधार पर इस तरह की एप्लीकेशन को परखा जाता है न्यायालय द्वारा? वो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है कि प्राइमा फेसाई केस बनता भी है कि नहीं बनता है। पहली नजर में ये जो मामला है वो बनता भी है कि नहीं बनता है, ये जो एप्लीकेशन लगाई है वो बनती भी है कि नहीं बनती है। उसके सारे प्राथमिक दस्तावेज जो वादी ने लगाए हैं, क्या वो बताते हैं या प्रमाणित करते हैं कि वो सच में मालिक है उस जमीन का कि नहीं है? क्या उसका लीगल राइट है कि नहीं है? क्या जो वास्तविक स्थिति में कब्जा उसके पास है या नहीं है? और जो वो आया है न्यायालय में तो क्लीन हैंड आया है कि नहीं आया है? कहीं उसने कुछ चीजें छुपाई तो नहीं है? साफ नीयत से आया कि नहीं आया है? ये चीज जो है पहले सिद्धांत के अंदर परखी जाती है। फिर इसके बाद आता है अपूर्णीय क्षति, इररिपेरेबल लॉस। मतलब ये जो वादी है, अगर स्टे नहीं दिया जाता है तो क्या सच में इसको इतना लॉस होगा, इतनी हानि होगी कि जिसको जो है भविष्य में पैसों से भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता, उस चीज को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, पुरानी स्थिति में नहीं लाया जा सकता? और क्या अगर स्टे नहीं दिया जाता है तो जो जमीन है उसकी शकल सूरत बदलने से उसको इतना लॉस होगा कि उसको दोबारा से रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, या कोई उसका जो राइट है वो परमानेंट खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्या ऐसी परिस्थिति बन जाएगी भविष्य में अगर इसको स्टे नहीं दिया जाता है? तो ये सेकंड जो है प्रिंसिपल जो है, इससे गुजरना पड़ता है इस एप्लीकेशन को जो न्यायालय परखता है। फिर उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि नुकसान की तुलना। न्यायालय ये 2 सिद्धांतों को परखने के बाद ये देखता है कि अगर वादी को मैं स्टे दे देता हूं, यानी कि प्रतिवादी को कार्य करने के से रोकने के लिए वादी के फेवर में स्टे दे देता हूं, तो क्या स्टे देने से कहीं प्रतिवादी को इतना नुकसान तो नहीं हो जाएगा कि जिसकी भरपाई जो है पैसों से नहीं की जा सकती भविष्य में? या फिर अगर स्टे नहीं दिया जाता है तो वादी को इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा कि जिससे भविष्य में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है पैसों से? तो ये तुलनात्मक की जाती है कि किसका जो है परमानेंट राइट खत्म हो रहा है, लैंड का नेचर बदलने से जो है लॉस किसको ज्यादा हो जाएगा, किसको कम होगा, ये सारी परख की जाती है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि कौन जो है पहले न्यायालय में आया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि न्यायालय में वो देरी से है, वादी खुद डिले आया है, सोया हुआ था, काम हो रहा था, जब थोड़ा सा रात को स्टे लेने के लिए न्यायालय में आ गया। वो विजिलेंट है कि नहीं है? और साथ में अर्जेंसी भी देखी जाती है कि क्या इसको अभी अगर जो है स्टे देना जरूरी है कि नहीं है। अगर आज नहीं दिया तो इतना लॉस हो जाएगा कि भविष्य में उसको दोबारा से पैसों से भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, कि ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये 3 जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो है एप्लीकेशन को परखा जाता है। उसके बाद जो है स्टे दिया जाता है न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में। अगर इन तीनों सिद्धांतों से एप्लीकेशन नहीं गुजरती है कि परख में जो है
नहीं सही पाई जाती है तो जो है न्यायालय स्टे नहीं देता है। तो दोस्तों ये है साधारण भाषा में मैंने आपसे बातचीत करी कि स्टे किन परिस्थितियों में और किस आधार पर मिलता है वादी को। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेट किए गए हैं और उसी के बेस पर जो है जो ऑर्डर 39 और रूल 1-2 की एप्लीकेशन जो है डिसाइड होती है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।